हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी कल काफी अच्छा होगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल आरआरबी जेईई 2024। क्या सर आरआरबी जेईई का प्रिपरेशन 6 मंथ में पॉसिबल है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू जो एनुअल कैलेंडर जारी करा गया है रेलवे के द्वारा, आप लोग का जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होना है 2024 में, वो जुलाई से सितंबर के बीच में होना है, राइट। तो अगर आप देखते हो अभी से लेकर अभी आप लोग का फरवरी कंप्लीट हो चुका है, तो आपके पास 6 मंथ कंप्लीट है। तो 6 मंथ के अंदर अंदर क्या आपका प्रिपरेशन हो सकता है? अगर प्रिपरेशन हो सकता है तो उसका करेक्ट स्टडी क्या रहेगा, उसका प्लान कैसे करेंगे और उसको एग्जीक्यूशन में कैसे लाएं कि 6 मंथ में हम लोग इतना अच्छा तरह से प्रिपेयर हो जाए कि सीबीटी हम लोग का क्लियर हो जाए एंड सेकंड सीबीटी के लिए हम लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दे। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो जो चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा, अगर इन सभी चीजों को अगर आप फॉलो किए तो 100% है कि आप सीबीटी को क्वालिफाई कर जाओगे 6 मंथ के अंदर ही। लेकिन जो जो चीज मैं बता रहा हूं, अगर किसी भी चीज में थोड़ा सा भी अगर आप चूक करते हो तो फिर आप लोग का सीबीटी 6 मंथ तो दूर की बात है, रेलवे जेईई आपका साल भर में भी नहीं क्वालिफाई होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या मैं चीज बताऊंगा जो आप लोग काफी ज्यादा वैल्यूएबल ऐड करेगा आपके 6 मंथ में इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि अगर आप देखते हो आरआरबी जेईई का कैलेंडर जो कि एनुअल कैलेंडर जारी करा गया, पहली बात तो ये सबसे बड़ा खुशखबरी है। लाखों बच्चे आरआरबी जेईई का सपना देखते हैं कि रेलवे में मुझे जूनियर इंजीनियर बनना है, लेकिन एक तो ये 5 साल 6 साल में कभी कभी वैकेंसी लाती थी। इसके अलावे होता ये था कि भाई एक बार वैकेंसी आने के बाद फिर से 5-6 साल बाद आता था, तो एक बार जो बच्चा अपियर हुआ उसका एज खत्म हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप अब देखते हो तो आप लोग का जो एनुअल कैलेंडर जारी करा गया है, इसमें यह मेंशन करा गया है कि हर एग्जाम जो आप लोग का होगा, जितनी एग्जाम है उन सभी को मेंशन करा गया है मंथ वाइज। जिसमें अगर आप पीरियड देखते हो जुलाई से सितंबर के बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी, यानी कि उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कब करा जाएगा? हर आपके ईयर के जुलाई से लेकर सितंबर के मंथ में, राइट। और ये आपको हर साल अब देखने को मिलेगा, तो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। तो अब आप लोगों को क्या करा गया है कि एक साल के अंदर ही, यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच में जो आप लोगों को नोटिफिकेशन आने वाला है। देखो मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये सारे बच्चे सोचेंगे ना कि सर मैं एक साल लगा के करूंगा तैयारी, क्योंकि सर रेलवे का तो बहुत टाइम लेता है एग्जाम होने में, है ना, बहुत डिले करती है। ये 4 साल 5 साल के बाद आपका अगर बात करा जाए ज्वाइनिंग लेटर वगैरह देखती है। आप देख लो ना 2018 में जो आप लोग का जेईई का एग्जाम हुआ था, वो अभी तक बच्चा का जेईई जस्ट जेईई का ज्वाइनिंग हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर साल वैकेंसी आएगा, तो अब इन लोग पहले ही रेलवे मिनिस्टर और ऑफिशियली ये चीज जारी कर दिया गया कि एक साल के अंदर ही, यानी कि ये जो जुलाई आप लोग का 2024 है जब नोटिफिकेशन आएगा, अगला जो आप लोग का एक साल के बाद जुलाई 2025 होगा, तब तक इसको ज्वाइनिंग वगैरह भी दे देना है। मतलब एक साल के अंदर इसको सीबीटी 1 उसका रिजल्ट, सीबीटी 2 उसका भी रिजल्ट, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और ज्वाइनिंग लेटर, ये सब कुछ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना है, ताकि आप सेकंड साइकिल जो फ्रेश स्टार्ट किया जाए। तो इंपॉर्टेंट ये हो गया कि मुझे सर एक साल का बीच में ही मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, राइट। अब बारी आता है सर अभी जो आप लोग का चल रहा है वो क्या चल रहा है? सर अभी चल रहा है आप लोग का फरवरी। अगर आप सही टाइम पे वीडियो देख रहे हो तो फरवरी के 24 में आप लोग का ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा, लाइव जा रहा है। तो अभी ये तो फरवरी एक तरह से खत्म हो गया, बचा क्या है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में तो आपका समझ जाओ कि नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप समझ सकते हो कि आपका मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड मैं सितंबर ही मान सकता हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो एक मंथ का तो टाइम आपको पक्का दिया जाएगा, कम से कम 1 मंथ का आपको टाइम मिलेगा सीबीटी 1 एग्जाम होने के लिए, राइट। तो कुल मिला के देखोगे तो आपको 6 मंथ का यहां पे टाइम मिलता है। अब सर इस 6 मंथ में मुझे जॉब लेना, किसी भी हाल पे सर मुझे जॉब लेना, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट तो 4-5 साल से वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए 6 मंथ पे क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज रिलैक्सेशन तो आपको दे दिया गया है ना, तो कई सारे एज पार हो गया था, तो आपको 3 ईयर का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया ड्यू टू कोविड पेंडेमिक के चलते, तो ये तो आपका रिलीफ हो गया। लेकिन सर 6 मंथ में आप कैसे प्रिपरेशन करा जाए, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल भी है और नॉन टेक्निकल भी है। और पहला जो सीबीटी आप लोग का होता है वो प्योर आपका नॉन टेक्निकल होता है, सेकंड सीबीटी होता है टेक्निकल। लेकिन ये भी डिफरेंस है कि पहला सीबीटी केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि वो जो मार्क्स है उससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। आप पहला सीबीटी में बस आपको एग्जाम को पास करना है, ये नहीं सोचना कि मुझे सर टॉप करना, ये करना, करो करो करो, कोई खराब बात नहीं है, लेकिन फिलहाल आपके पास टाइम नहीं है।
है ना। तो आपको उसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आपको यह देना कि मेरिट बनेगा सीबीटी 2 से ही, लेकिन सीबीटी 2 के जाने के लिए आपको सीबीटी फर्स्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसा पढ़े सर कि हम लोग उसको पास भी कर जाए और सीबीटी 2 के लिए ज्यादा ध्यान भी दे पाए। और यह भी गलती मत करना, गलती से भी आप लोग ये मत करना कि सर पहले सीबीटी 1 को फोकस कर लेते हैं, सीबीटी 2 को जो है जो टेक्निकल का रहेगा जिससे आपका मेरिट बनना है उसको बाद में देखेंगे, पहले 1 तो निकल जाए। डियर, पहला आपका जैसे एग्जाम हो जाएगा उसका रिजल्ट आने में और एग्जाम होने में ज्यादा से ज्यादा 1 से लेकर 2 महीने का टाइम मिलेगा। और आपको अगर ये लग रहा है कि मैं बीटेक 4 साल पढ़ के भी अभी नहीं समझ में आ रहा है और आप 2 महीना में जेई का पढ़ लोगे टेक्निकल, तो इट्स इम्पॉसिबल, ये भूल जाओ, ये कभी नहीं होने वाला है। तो आपको अभी से ही पढ़ना पड़ेगा सीबीटी फर्स्ट का भी और सेकंड का भी, राइट। तो ये तो क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो, अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टेज कितना होता है। तो स्टेज जैसे मैंने कहा 4 स्टेज होता है। एक होता है आप लोग का फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी, है ना, जिसमें आप लोग को देखने को मिलता है प्योर नॉन टेक्निकल। फिर आप लोग का होता है सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी, फिर आप लोग का होता है डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट हो जाता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर मैं बात करता हूं कि सर जी फर्स्ट सीबीटी का नेचर कैसा होता है, तो अगर आप फर्स्ट सीबीटी को देखते हो तो आपको क्या यहां पे देखने को मिलता है कि भाई साहब ये जो होता है ये 90 मिनट्स यानी कि आप लोग को दिया जाता है 1.5 आवर, 1.5 घंटा का आपको टाइम मिलता है। क्वेश्चन टोटल कितना रहता है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 1 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का देखने को मिलेगा, है ना। और यहां पे आपको 100 टोटल क्वेश्चन रहने वाला है एंड केवल बोलेगा आप लोग को 90 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा, उससे भी कम मिल रहा है। दूसरा बात यहां पे क्या है कि यहां पे 1/3 नेगेटिव भी है। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि कोई भी ऑप्शन जो है आए ना आए लगा देना है, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं है, यहां नेगेटिव है 1/3 है। यानी कि किसी भी 3 क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हो ना, 3 क्वेश्चन को अगर आप नेगेटिव करते हो तो आपका 1 नंबर जो है वो सही जो किए वो काट लिया जाएगा। तो आपका जो गलत हुआ तो हुआ ही, जो सही किए वो भी आपका कट जाएगा। तो आपको नेगेटिव से बचना है, यानी कि जो आपको पता है 100% आप सेटिस्फाई हो कि भाई इसका आंसर यही होगा, तभी आपको लगाना। तुक्का नहीं लगाना, तुक्का के चक्कर में आपका क्या होगा, अगर नेगेटिव हो जाएगा और तो आप जो अच्छा करके आओगे वो भी खराब हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीज हो गया। अगर आप देखते हो इसका कि क्या क्या पूछा जाता है, तो आपको प्योर देखने को मिल रहा है नॉन टेक्निकल, जिसमें आप लोग को मैथमेटिक्स रहता है, रीजनिंग रहता है, जनरल अवेयरनेस रहता है और साइंस रहता है। अगर बात करेंगे हम लोग मैथमेटिक्स का, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है 30 नंबर आपका मैथ से पूछा जाता है, रीजनिंग से 25 नंबर। तो मैथ और रीजनिंग जो होता है आपका फर्स्ट सीबीटी का नॉन टेक्निकल का सबसे मेजर आपका पोर्शन देखने को मिलता है। तो यहां से आपका 55 नंबर केवल और केवल किससे आ जा रहा है, मैथ और रीजनिंग से। फिर बचा जीए जिससे 15 नंबर और साइंस से 30 नंबर। तो साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस को अगर आप ऐड कर देते हो ना, तो यहां से 55 और यहां पे 30 अगर ऐड कर दोगे तो 85 हो गया। तो 85 नंबर जो है वो मैथ, रीजनिंग एंड साइंस से बन जा रहा है। अगर बात करेंगे सीबीटी 2 का देखते हो, अच्छा पहली बात ये चीज कि सर जी पहला जो स्टेज होता है वो तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यहां पे आपको मेरिट इससे नहीं बनने वाला, इसका एक भी नंबर नहीं जोड़ने वाला है सीबीटी 2 में। बस आप किसी तरह से क्वालिफाई कर जाओ। सर क्वालिफाई करने के लिए कितना लाना पड़ेगा मिनिमम, तो मिनिमम अगर आप देखते हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपको मिनिमम लाना है वो आपके जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30% और एसटी एससी के लिए लाना पड़ता है 30 और 25%। लेकिन ऐसा नहीं होता, इससे थोड़ा ज्यादा ही लेना पड़ता है। इससे हर कोई बच्चा जो है वो ज्यादा ही कट ऑफ जाता है, लेकिन मिनिमम इतना कम से कम आना चाहिए आपका नंबर। अगर इतना नहीं आता तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। क्लियर। अच्छा ठीक है। तो ये हो गया क्वालिफाइंग नेचर। जो आप लोग का मेरिट बनना है, जिससे नौकरी आपका लगेगा, जिससे आप जूनियर इंजीनियर बनोगे सीबीटी रेलवे में सीबीटी 2 के थ्रू ही बनोगे। और सीबीटी 2 हो जाता है चूंकि मेरिट लिस्ट, तो यहां पे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या सब्जेक्ट दिया गया, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसमें गलती से भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी आप देखोगे कि एक तो आपका जीए वाला सेक्शन है, एक आपका साइंस वाला सेक्शन है जिसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है, देन आ जाता है आपका कंप्यूटर, है ना, एंड देन आ जाता है इन्वायरमेंट का, एंड उसके बाद आ जाता है टेक्निकल एबिलिटी। यहां जो सबसे बड़ा मेजर प्ले रोल करेगा वो करेगा टेक्निकल वाले बंदे, यानी कि 100 नंबर 100 मार्क्स का। यहां पे टाइम जो आपको दिया जाता है वो पूरा का पूरा 2 घंटा दिया जाता है, 2 घंटा दिया जाता है, यानी कि आपको मिलता है कितना 120 मिनट। तो इस बार अगर आप देखते हो कि भाई साहब लगभग 100 टोटल नंबर है, 100 नंबर के लिए 120 मिनट, यानी कि 1 मिनट से ज्यादा आपको यहां पे टाइम मिल रहा है क्वेश्चन के लिए, राइट। ये चीज है। अच्छा इसके अलावा सर इसमें भी नेगेटिव होगा क्या, इसमें भी नेगेटिव रहता है। और दूसरा बात यहां पे मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि इसमें आपका वर्चुअल कैलकुलेटर भी अलाउड होगा, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलो सर ये तो मेरे को पता है, अब ये चीज बताओ कि किस तरीके से हम लोग पढ़े कि 6 मंथ में हम लोग का प्रिपरेशन हो जाए। तो देखो इस चीज को मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूं, पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि टाइम कितना मिलता है। तो टाइम के लिए मैं 2019 का लिया हूं पेपर। 2019 का जो आप लोग का एग्जाम हुआ था
उसका भरा गया था जनवरी में, फॉर्म फिलअप करा गया था, नोटिफिकेशन जारी करा गया था, 7 फरवरी तक लास्ट था। और जो पहला सीबीटी एग्जाम हुआ था वो अगर आप देखोगे तो मई 22 ऑफ मई में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, समझ गए, यानी कि फरवरी में आपका आया नोटिफिकेशन और लास्ट डेट फॉर्म भरने का, और उसके बाद क्या मिला, पूरा का पूरा फरवरी मान लो, है ना, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई में आपका एग्जाम हुआ। मई भी थोड़ा ले सकते हो तो आपको मिलता है 4 मंथ। लेकिन हाँ, इतना क्या सर अभी भी टाइम मिलेगा, इतना टाइम आप लोग को नहीं देखने मिलेगा। देखो ना, फरवरी का देखो तो फरवरी में आप ले ही लिया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, फिर मई भी, क्योंकि 22 तक है, 4 महीना अब आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां बहुत टाइम दिया गया था। आप देखते थे भाई एग्जाम सब कुछ होने में बहुत टाइम, लेकिन अब आप लोग का एनुअल कैलेंडर है, पर साल निकालना वैकेंसी, तो आप लोग को ज्यादा जो है 2 मंथ टाइम मिलेगा। तो नोटिफिकेशन के बाद 2 मंथ का टाइम मिला, पहली बात। एंड सेकंड चीज अगर मैं देखता हूं, क्या सेकंड चीज ये देखता हूं कि पहला सीबीटी और दूसरा सीबीटी के बीच में अंतर कितना रहता है। तो पहला सीबीटी का एग्जाम हुआ मई में और सेकंड सीबीटी का एग्जाम हुआ आपका 28 अगस्त में। तो मई के बाद देख सकते हो जून, जुलाई, अगस्त आप ले सकते हो 1 मंथ, यानी 3 मंथ। तो पहला सीबीटी के बाद 3 मंथ, यानी कि आप समझो कि पहला सीबीटी जो पूरा नॉन टेक्निकल है उसके बाद केवल 3 मंथ ही आपको टाइम मिलेगा सेकंड सीबीटी के लिए ही। तो क्या 3 मंथ में टेक्निकल पूरा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, तो आपको अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि पहला सीबीटी तो नॉन टेक्निकल का होता है तो मैं सेकंड सीबीटी के लिए टेक्निकल पढ़ाऊंगा ही नहीं, ये गलती नहीं करना है। अब बारी आता है कि सर कैसे हम लोग करें, वो थोड़ा जानो। देखो, सबसे पहली बात आता है कि यहां पे जैसे मैंने कहा, एक तो है मेरा क्वालिफाइंग नेचर वाला और एक होता है मेरिट वाला, तो आपको दोनों को ध्यान देना है। ऑब्वियसली बात है, आपके लिए प्रायोरिटी क्या रहेगा, आपके लिए प्रायोरिटी रहेगा मेरिट लिस्ट वाला। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरिट लिस्ट वाला, यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट जो होता है वो आपका क्या मिलेगा, मेरिट बनवाएगा। सीबीटी 2 यहाँ पे टेक्निकल और कुछ मेरा नॉन टेक्निकल भी है, ऐसा बात नहीं, नॉन टेक्निकल भी है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर, तो क्वालिफाइंग नेचर मेरा क्या है, नॉन टेक्निकल पोर्शन आप देखने को मिलेगा सीबीटी 1 में, राइट। और हाँ, कुछ मेरा क्वालिफाइंग नेचर का जो है नॉन टेक्निकल, वो मेरा नॉन टेक्निकल सीबीटी 2 में भी है। तो कैसे पढ़ा जाए, तो आगे बढ़ो। अब मैं यहाँ पे क्या करा हूं ना, आपको मैं, अगर आप यहां से ध्यान देखोगे तो मैंने क्या करा, 3 भाग में सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया है। पहला मैंने वो लेके चला हूं जिसमें आप लोग आ जाता जीए और साइंस, जनरल अवेयरनेस और साइंस, यानी कि ये 2 सब्जेक्ट आपका ऐसा है जो सीबीटी 1 में भी रहेगा और सीबीटी 2 में भी रहेगा। मतलब इससे आप लोग का मेरिट भी एक तरह से बनेगा, ये जज करेगा। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आप देखोगे सीबीटी 2 में तो यहां पे देखने को मिला जनरल अवेयरनेस है और फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी साइंस वाला पार्ट है। तो साइंस और जीए 15 और 15 30 नंबर, तो 30 नंबर सीबीटी 2 जिससे आपका मेरिट बनना, जिससे नौकरी लगेगा आपका। एंड अगर बात करेंगे सीबीटी 1 में तो यहां भी देख सकते हो जनरल अवेयरनेस आपको यहां पे नजर आ रहा है, जनरल अवेयरनेस आपको नजर आ रहा है कितना का, 15 का, और साइंस आपको नजर आ रहा है कितना का, 30 नंबर का। तो यहां से आपका 45 नंबर बन रहा है सीबीटी 1 में। एंड अगर बात करेंगे सीबीटी 2 में तो सीबीटी 2 में आपका 30 नंबर बन रहा है। तो 30 और 45 सीबीटी 1 सीबीटी 2, यानी कि आप समझ सकते हो कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना। और अगर मैं बात करता हूं किसका, साइंस का, जनरल अवेयरनेस का, ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपका सीबीटी 1 भी क्वालिफाई हो जाएगा और मेरिट भी बन जाएगा। यानी आपको इसको एक प्रायोरिटी लिखना है कि इसको मुझे पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये दोनों में काम आएगा, पहली बात। सेकंड चीज क्या करना है कि आपको लेस प्रायोरिटी देना है। क्वालिफाइंग नेचर का किसको समझना है, मैथ और रीजनिंग को, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको सीबीटी 1 में ही है, सीबीटी 2 में नहीं है। तो इसमें ज्यादा डूब नहीं जाना है कि मुझे एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना है, फिर एनटीपीसी जैसा जाना है ना, या कोई एसएससी का दे रहे हैं ऐसा एग्जाम जिसमें पूरा मैथ और रीजनिंग पूछा जाता नहीं। यहां पे आपको कैसा पढ़ना है उसी तरह का अप्रोच पढ़ना है। यानी कि सबसे पहली बात, एक बार आप थ्योरी वगैरह पढ़ लिए, फिर आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जैसे अलग अलग टाइप का आपने पढ़ लिया, मैथ और रीजनिंग का टाइप्स पढ़ लिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगाओ। आपके पास आरआरबी जेईई का ढेर सारा मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ग्रुप डी का लगा सकते हो, पीवाईक्यू, उससे बहुत सारा जो भी प्रीवियस ईयर पेपर लगाया गया उसको लगा सकते हो। समझ गए मेरी बात की नहीं। रीजनिंग के लिए एसएससी जेईई का लगा सकते हो, समझ गए। मैथ के लिए आप एनटीपीसी का ज्यादा हाई लेवल हो जाएगा, लेकिन हाँ ज्यादा डीप नहीं जाना है। ओवरऑल ऑटोमेटिकली आपको आइडिया पता चल जाएगा किस तरह का। जब आप प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखोगे ना, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, जैसा पूछा गया है ना उसी तरह से करना, तभी जाके आपका हो पाएगा। एंड लास्ट आ जाता है क्या, टेक्निकल पोर्शन, जिसमें आप लोग को सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और इससे भी आपका मेरिट बनना है। तो आपको यानी कि टेक्निकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑब्वियसली बात है मेरिट बनना है। आपका जीए और साइंस ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे आपका मेरिट भी बनना है और सीबीटी 1 भी क्वालिफाई हो जाएगा। और इसको मुझे लेस प्रायोरिटी देना है, मतलब इसके लिए वही इंपॉर्टेंट पढ़ना, वही सभी चीज पढ़ना है जिससे आपका बन जाए सीबीटी 1 निकल जाए। क्लियर, अच्छा ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो सर करेंगे कैसे, अगर मैं 6 मंथ में पढ़ना चाहता हूं तो सर कितना मुझे पर डे पढ़ना पड़ेगा। देखो, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो ना तो आपको 8 से लेकर 10 घंटा
अभी से देना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं 4-5 घंटा काम भी करूं, कुछ और भी करूं, है ना, थोड़ा दोस्तों लोगों से मिलता हूं, कोई अगर फैमिली में आ गया, कोई फ्रेंड्स आ गया, कोई रिलेटिव आ गया, मैं उससे थोड़ा जाके बात कर लेता हूं, है ना, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लेता हूं, थोड़ा सोशल मीडिया यूज कर लेता हूं, नहीं, अगर ये करोगे तो आप भूल जाओ कि जॉब होना है। क्योंकि डियर फाइट बहुत ज्यादा है, और ये कोई एक स्टेट का एग्जाम नहीं है, सेंट्रल का एग्जाम है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एग्जाम है ऑल कैंडिडेट्स का। कोई भी ऐसा नहीं होगा इंजीनियर, चाहे डिप्लोमा रहे या फिर आपका बीटेक रहे, जो रेलवे में जॉब करना नहीं चाहता है। चाहे सैलरी का बात करा जाए, वर्क प्रोफाइल का बात करा जाए, एक जो अलग ओहदा मिलता है, अलाउंसेस, मेनली अलाउंसेस। भाई साहब एएलपी का जो आप लोग का सैलरी है ना, वो 1.5 लाख तक चल जाता है। आप तो जेई रहोगे। देखो आप कभी भी ये मत जाना ना कि मेरा सैलरी मिलेगा सर 50-60 हज़ार, इस भ्रम में मत रहना। ये जो आपका सैलरी है ना, 1.5 लाख 2 लाख और कितना जा सकता है, आप बिलीव नहीं कर सकते हो। कहीं बहुत सारा चीजें आपको देखने मिलता है। आपको जो मिलता है ना मेनली, वो आपको चल जाएगा 70-80 तक पहुंच जाएगा। अलाउंसेस वगैरह को जोड़ोगे तो और पहुंच जाता है। समझ गए मेरी बात की नहीं? हम लोग जब भी बताते हैं केवल सैलरी बताया जाता है और अलाउंसेस बताया जाता है, लेकिन आपको कई सारा चीज फील्ड में होता है जो आपको पता नहीं है। जब वहां जाओगे तब आपको पता चलेगा, राइट। अगर उस सब के बारे में पता करना है तो मैं आपको सेपरेट एक वीडियो बता दूंगा। खैर, तो मैं क्या कर रहा हूं कि 10 से लेकर 8 घंटा पढ़ना है, दुनिया से कट जाना, मतलब ऐसा लगना है कि मैं मर चुका हूं दुनिया के लिए। ये नहीं कि मैं दिखाऊं, मतलब लोगों को ऐसा आपको बोलेगा कि भाई साहब तुम जिंदा है भी कि नहीं, तुम तो दिखाई नहीं दे रहा। जिस दिन आपको लोग बोलने लगेगा ना कि तुम पागल हो गया है, समझ जाओ तुम सही रास्ते में जा रहे हो। अगर आप सोचोगे सबको लेके चलेंगे, तो सबको अगर लेके चलेंगे तो आप कुछ सक्सेस नहीं कर सकते। आपको भीड़ बनना है, फिर भीड़ का रीजन बनना है। अगर आपको भीड़ का रीजन बनना है तो कुछ ना कुछ आपको हट के करना पड़ेगा। अगर आपको भीड़ बनना है तो जो सब कोई कर रहा है आप वही करो, फिर आप कैसे निकलोगे? ऑब्वियसली बात है, लाखों में बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लगभग मुझे तो लग रहा है 60 से लेकर 1 करोड़ तक जा सकता है। ये इतना बच्चा अप्लाई करेंगे और सीट कितना रहेगा? अगर बात करो तो मैक्सिमम बहुत अच्छा से अच्छा आया तो लेकर 8 से लेकर 10 हज़ार के आसपास में रहेगा, और अगर एवरेज बना जाए तो 5-6 हज़ार के आसपास, 4 हज़ार के आसपास रहेगा। तो आप समझ रहे हो ना, 60 से लेकर 80 लाख, करोड़ों में से आपको जाना है, हज़ार में आना है, कुछ हज़ार में चुनिंदा, मतलब समझ सकते हो हीरे की तरह आपको छांटा जाएगा कोयला में। तो आपको उतना तपना पड़ेगा, और उस तपने के लिए इन सभी चीज को त्याग करना पड़ेगा, है ना। सोशल मीडिया को डिलीट कर दो, दुनिया से पूरी तरह से कट जाओ, कोई भी रिलेटिव आता कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है, और आप लोग को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब देखो, इसको 6 महीना को मैं 3 भाग में डिवाइड कर रहा हूं। एक में कर रहा हूं 3 मंथ में, एक में कर रहा हूं मैं 2 मंथ में, और एक में कर रहा हूं 1 मंथ में। जो पहला 3 मंथ रहेगा, इसमें आपको सबसे पहले देना है मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट को ध्यान, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आ जाएगा, दोनों ही। जैसे मान लो मैकेनिकल से आप बिलोंग करते हो, तो मैकेनिकल वाले बंदे को पता है कि सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो आप लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, और प्रोडक्शन वाला पार्ट आ जाता है, और थर्मल वाला पार्ट आ जाता है, राइट। तो अगर कोई भी बच्चा क्या करेगा, थर्मल में पूरा ध्यान देगा, प्रोडक्शन में पूरा ध्यान देगा, ये 2 सब्जेक्ट और फ्लूइड 3 सब्जेक्ट में देगा ध्यान, तो पक्का है कि लड़का का आउट ऑफ 100 में 80 के आसपास नंबर आ सकता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का देखोगे वेटेज, सब्जेक्ट वाइज वेटेज, तो आपको पता चल जाएगा। सेम विथ इलेक्ट्रिकल के लिए होगा, सिविल के लिए भी होगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होता है ना, 12-13 सब्जेक्ट में 3-4 सब्जेक्ट, जिसको अगर पढ़ोगे तो आपका मैक्सिमम वेटेज बना देगा। ये क्या करेगा, आपका कॉन्फिडेंट को बिल्डअप करेगा। फर्स्ट 3 मंथ में कॉन्फिडेंट बिल्डअप करेगा कि मैंने मोस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, राइट। अब यहां पे बात करें सर केवल टेक्निकल का बात करें, नहीं, नॉन टेक्निकल का भी। जैसे नॉन टेक्निकल में आपको क्या ध्यान देना है, जैसे मैंने कहा था कि भाई साहब जनरल अवेयरनेस और साइंस, ये तो दोनों में है, तो पहली बात मैं इसको पढ़ता हूं। और आप देखो पहला सीबीटी में अगर बात करा जाए तो आप देखोगे यहां से आपका 30 नंबर जो है वो पूछा जा रहा है, और 30 नंबर कम नहीं होता है, 30 नंबर बहुत ज्यादा होता है डियर। तो आपका 30 नंबर बन रहा है साइंस से, और जीएस से आपका कितना बन रहा है 45। तो आपको ये आपके लिए सबसे मोस्ट वेटेज हो गया, जो दोनों में काम कर जाएगा, क्लियर। तो इसको ध्यान देना है, तो इसके लिए ये ध्यान दिए। और अगर बात करेंगे टेक्निकल में, जैसे यहां पे भी आपका ये हो जाता 15-15, 30 नंबर बन जाएगा। और देन उसी तरह बात करना है किसका, आपको टेक्निकल में ध्यान देना। टेक्निकल में जैसे मैंने कहा, यहां से 3 मंथ में वो चीज आपका बिल्डअप हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप लोग का 2 मंथ बता है, जो बचा, इसमें क्या करना, बाकी चीजों को। अच्छा, आप बोलेंगे सर जी हम ज्यादातर वेटेज में ध्यान देना, क्या बाकी को पढ़ना नहीं, पढ़ना है, लेकिन मान लो 10 घंटा में जैसे कहा ना, तो 10 घंटा में आपको कम से कम 6 आवर तक 5 से लेकर 6 घंटा आपको केवल देना किसमें, मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट, जिसमें साइंस आ गया, जनरल अवेयरनेस आ गया, एंड इसके अलावा आपका टेक्निकल पोर्शन आ गया। बाकी जो बचा 4 घंटा, इसमें आप मैथ रीजनिंग को 2 घंटा दे दो, और अगर और कुछ लगा जैसे एमसीक्यू लगा लो, है ना, या फिर आपको टेक्निकल का कोई और सब्जेक्ट लगाना तो उसको लगा सकते हो। मैं तो बोलूंगा कि 6 घंटा आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, जिसमें आपका मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट है और आपका मैथ और जीए है, और बाकी जो 4 बचा इसमें आप मैथ और रीजनिंग को पढ़ सकते हो,
समझ गए। और बाकी जो मान लो ये मैथ रीजनिंग आपका 4 घंटा ले लेगा और अगर 1 घंटा बचा तो उसमें आप रिवीजन कर लेना डेली बेसिस पे। क्लियर? अच्छा, ये चीज हो गया। लास्ट 2 मंथ में क्या करना, बचा हुआ बाकी चीजें जो आपका बच चुका है ना, उन सभी चीज को क्लियर कर लो। जो आपका लेस्ट आपका वेटेज वाला सब्जेक्ट है उसको कर लिया टेक्निकल में, और नॉन टेक्निकल में देख लो। जैसे अगर बात करें जाए मैथ रीजनिंग, तो आप पढ़ ही रहो, ऐसा बात नहीं पढ़ नहीं रहो, लेकिन उसको टाइम के अकॉर्डिंग आप दिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा टाइम दिए, है ना, उन सबको देख लेना। जैसे उस टाइम पे करना लास्ट आपका 2 मंथ, जैसे मैंने कहा 3 के बाद 2 मंथ आएगा, इसमें बाकी चीजों को पढ़ लो, टेक्निकल का बाकी चीजें कर लो, राइट। अच्छा, ये चीज कर लिए। इसके बाद क्या करना, लास्ट का 1 मंथ जो आपका रहेगा ना, लास्ट का 1 मंथ का मैं बात कर रहा हूं अगस्त के आसपास आ जाएगा, जब आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, तब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, हो जाएगा। आपके पास नोट्स रहेगा और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी रहेगा। नोट्स अलग होता है, शॉर्ट नोट्स अलग होता है। जो आप चाहते हो कि आप जितना भी पढ़े ना, दुनिया जहां का सारा चीज एक सब्जेक्ट का, उसको आप कुछ पेजों में, चुनिंदा पेजों में आप ऐसा लिखो कि एक लाइन पे पूरा का पूरा थ्योरी को मेंशन करा जाए। जैसे आप एक लाइन पढ़ते हो ना, उसका पीछे का सारा लॉजिक समझ में आ जाए। तो उस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करना है, राइट। ये चीज करोगे, उस टाइम पे लास्ट 1 में आपको बस रिवीजन करना है थ्योरी वगैरह का। उस समय आपको पढ़ना नहीं है। थ्योरी जो आपने नोट्स बनाया बुक में या फिर कॉपी में नोट्स प्रिपेयर करा है या पीडीएफ के थ्रू है, उसको रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, लिखो, लिख लिख के रिवीजन करो, है ना। और टेस्ट लगाओ। अभी टेस्ट में आ जाता है 2 तरह का टेस्ट, आपको एमसीक्यू टेस्ट भी लगाना है जो पीवाईक्यू में आ जाता है, और दूसरा चीज प्रैक्टिस बुक। जैसे अगर बात करेंगे आरएस खुरमी हो गया, है ना, आपका हो गया आरके जैन आ गया। आप बोलेंगे सर जी पीवाईक्यू जो है उसको लगाने से सफिशिएंट नहीं होगा, ऑल एजे का लगा लेंगे। जैसे अगर बात करेंगे आरआरबी जे सर एसएससी का लगा लेंगे और स्टेट लेवल एजे का लगा लेंगे। नहीं डियर, एसएससी जे आरआरबी जे का पीवाईक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिस बुक का लगाना और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपको वही क्वेश्चन देगा जो आपका आया गया है प्रीवियस ईयर में। लेकिन जब आपका प्रैक्टिस बुक लगाते हो तो उसका पूरा होल रिवीजन हो जाता है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, चाहे एग्जाम में आए ना आए, क्योंकि अभी फिलहाल आप रिवीजन कर रहे हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो लगभग आपका देखोगे ना 80-90% तक आपका 6 मंथ के अंदर हो जाता है। अब नोटिफिकेशन के बाद जो 1 मंथ का 1-1.5 मंथ का और टाइम मिलेगा, क्योंकि मान लो आपका आता है अगस्त में या जुलाई अगस्त में आया नोटिफिकेशन, तो 1-2 मंथ का और टाइम मिला एग्जाम में। तो उस चीज में क्या करोगे, और बूस्ट करोगे उन सभी चीजों को। आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस करते जा रहे हो, रिवीजन करते जा रहे हो, राइट। अब जो इन सब का आप करोगे कैसे, ये सब आपने कर लिया, और करने के बाद मैं और एक चीज बताता हूं। जो आप सप्ताह भर, जो मैंने अभी बताया आप लोग को 10 घंटा पढ़ना है, जिसमें मैंने कहा 6 घंटा आपको मोस्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट में देना है और 4 घंटा आपको बाकी सब्जेक्ट में देना है, राइट। अच्छा, इसमें आप लोग को सैटरडे और संडे को आप मत पढ़ना, या हो सकता है सैटरडे को पढ़ना, लेकिन संडे को कम से कम, क्योंकि कई सारे बच्चे ये गलती करते हैं। लाखों बच्चे ये पढ़ते तो सब हैं, लेकिन ना कुछ हजार चुनिंदा बच्चा होता है ना जो रिवीजन करता ही नहीं है, पता नहीं किस बात से वो डरता है। तो रिवीजन आपको पढ़ना पड़ेगा थ्रू दी नोट्स, जो आपने नोट्स बनाया है, और ट्राई करना हैंड राइटिंग नोट्स बनाना, वो ज्यादा आपके लिए सफिशिएंट होगा। वो चीज याद करेगा, क्लिक करेगा आपके दिमाग में कि मैंने इस पेज में यहाँ कॉपी में ये चीज लिखा है। जितना लिखते हो ना वो ज्यादा याद रहेगा, देखने के बाद लिखना भी है। और अगर मान लो नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाता, कहीं से पढ़ रहे हो तो आप उसको नोट्स में जरूर लिखो, अपने साथ रिवीजन करो, रफ कॉपी ले लो, उसमें आप थ्योरी वगैरह, न्यूमेरिकल वगैरह, फॉर्मूला वगैरह लिखते रहो प्रैक्टिस के साथ साथ। इसके अलावा शॉर्ट नोट, जैसे मैंने कहा शॉर्ट नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको 2 चीज को पीवाईक्यू लगाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस बुक। सर क्या ये मुझे डेली करने का जरूरत है इन सभी चीजों को? तो देखो मैं आपको ये चीज बता देता हूं, डेली करने का यहाँ पे जो है जो जरूरत है वो आप लोग का क्या है, वो आप लोग का रिवीजन अगर आपका रहेगा ना, जैसे आपने जो पढ़ा, आपने मान लो 2 घंटा पढ़ा या 3 घंटा पढ़ा टेक्निकल का, है ना, आप मैथ रीजनिंग पढ़े 2-3 घंटा, वो जब रात को सोने का टाइम रहेगा ना, तो जो भी नोट्स आपका मिला ना आज जो पढ़े, उसको आप 1 घंटा में सोने से जस्ट पढ़े। आप अगर 1 बजे सो रहे हो, 2 बजे सो रहे हो, 12 बजे सो रहे हो, और देखो आप इंजीनियर हो, अगर आप 6 महीना अगर आपने कम थोड़ा नींद लिया ना, थोड़ा रात से सोए, इंजीनियर आप हो, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि भाई जल्दी सो जाना, सुबह उठ जाना, नहीं, आप जब पढ़ना चाहो पढ़ो। हेल्थ हम लोग का ऐसा है कि 2 साल भी अगर हम लोग 2 घंटा 3 घंटा सोए ना, तो हम लोग को कुछ नहीं होगा, है ना, हम लोग को कुछ नहीं होगा। यूपीएससी के सारे कैंडिडेट इस तरह करते हैं, 3 साल 4 मेडिकल वाले 10 साल तक 8 साल तक प्रिपरेशन इस तरह का करते हैं, नीट वाले। तो आप 6 महीना तो कर ही सकते हो, तो कुछ भी नहीं होगा। बस ध्यान रखना, तो अब थोड़ा बहुत अच्छा खाना वगैरह खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक्सरसाइज वगैरह करते रहना, ये सभी करना। और रिलैक्स करने के लिए क्या करना, आंख बंद करना 5 मिनट तक, बस कुछ भी मत सोचना, आप देखोगे फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश के लिए नहीं सर मैं बोर हो गया, है ना, मुझे पढ़ाई में सर मन नहीं लग रहा, थोड़ा रील देख लेते हैं सर फ्रेश हो जाएंगे, वो कभी फ्रेश नहीं करेगा। देखो भाई आपका ना माइंड जैसा है, माइंड कंप्यूटर जो है ना,
कंप्यूटर जिस तरह का होता है ना, कंप्यूटर में फोल्डर रहता है, स्पेस रहता है, आपका माइंड का स्पेस है। आप अपना जो अपना अच्छा रूम होता है घर में, आप अच्छा अच्छा चीज़ें रखना चाहते हो, अच्छा सोफा, अच्छा ड्रेसिंग टेबल, अच्छा टीवी, अच्छा बेड, हर एक चीज़ अच्छा अच्छा चाहते हो। आप नहीं चाहते उसमें गंदगी और कचरा भरे, उस तरह आपके माइंड जो खाली स्पेस है, आप चाहते हो उसमें सही सही चीज़ें भरे। आप अगर वही कचरा चीज़ देखते हो, कॉमेडी कुछ देखते हो जो आपके मतलब का बिल्कुल भी नहीं है, वो फ्रेश कुछ नहीं करता, आपके और दिमाग खराब करेगा, वो चीज़ घुस जाएगा और वो चीज़ आपके दिमाग में चलेगा। आपको अगर हेल्थी सही रखना तो योगा वगैरह कर सकते हो। आप कुछ भी नहीं करो, आंख बंद करो और कुछ मत सोचो, 5 मिनट के रेस्ट करो। आपको देखना पूरा का पूरा 5 मिनट में आपका ये जो है ना, जो आप बोलते हैं ना फ्रेश करना, आपका फ्रेश हो जाओगे। ये नहीं कि चलो थोड़ा बात कर लेते हैं, रिलेटिव से, दोस्त से बात कर लेते हैं, घूम के आ जाते हैं, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा चीज ये है कि सर मन नहीं करता है ना, देखो जैसे बाइक होता है ना या गाड़ी होता है, गाड़ी का ड्राइवर जो होता है वो पता है कि गाड़ी कैसे चलाना है। तो ये जो शरीर है ना, ये जो माइंड है ना, इसका ड्राइवर आप हो। आप इसको कैसे चलाते हो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो मोटिवेशन काम करेगा ना, वो काम करेगा आपका स्ट्रगल। आप सोचो कितना आपने यहाँ पे अभी तक आने के लिए स्ट्रगल करा है, कितना आपको फाइनेंशियल दिक्कत हो रहा है, लोगों से कैसा आपको डर डर के बच के रहना पड़ रहा है कि भाई अभी तक ये बीटेक कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, कुछ नहीं कर रहा, घर पे बैठा हुआ। अब अपने घर में देखो कि आपसे कितना उम्मीद लगाया, कितना पैसा करके आपके मम्मी पापा कितना आपका आप पे विश्वास रखा है कि मेरा बेटा कुछ करेगा, छोटा भाई होगा, रिलेटिव आपको ताना मार रहा है। ये आपके लिए मोटिवेशन का काम करना चाहिए। ये नहीं कि मैं फालतू का वीडियो देखने लगूँ। वही चीज़ देखो जो आपके एग्जाम के रिलेटेड है, तो उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी शॉर्ट्स वगैरह डाला जाता है एकदम सटीक आपके लिए डाला जाता है। कोई वीडियो अगर बनाया जाता है तो मेहनत करके, ताकि आपके एग्जाम में वो चीज एक वैल्यू ऐड करे। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो यहाँ से कुछ चीजें सीखोगे ही, ऐसा नहीं कोई देखने के बाद आपको लगेगा कि भाई साहब कुछ और चीज पता चला। मान लो बहुत सारा वीडियो देखते हो जिसमें फालतू फालतू चीजों के बारे में बताया जाएगा कि पता है जापान में ये होता है, इसमें ये होता है, ऐसे खाना बना, उससे क्या आपको फायदा हुआ? कुछ नहीं ना, वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। आप अगर ये चीज पढ़ोगे जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में फायदा हो, तो वो चीज आपको करना है ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। प्रैक्टिस बुक लगना बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिस बुक से क्या होगा, आपका होल रिवीजन होगा। और प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है उससे क्या होगा, आपको पैटर्न पता चलेगा कि कैसा पूछा जाता है। क्लियर? इन सभी चीजों को आप लोग को ध्यान रखना है। अगर इन सब चीज को अगर आप करते हो तो 100% आप 6 मंथ में क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आपको ये चाहिए कि सर जी मुझे एक टाइम टेबल बना के दीजिए, तो उसके लिए आप कमेंट करना, मैं आपको टाइम टेबल ही बता दूंगा कि पर डे आपको कैसे कैसे पढ़ना है ना, किन सारा सब्जेक्ट के बेसिस से पढ़ना। अगर आप टाइम टेबल चाहते हो तो उसके लिए कमेंट करना, मैं आपके लिए 100% वीडियो बना दूंगा। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो अभी, तो आप इन्फिनिटी के साथ जुड़ के, टॉप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के आप अच्छा प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप देख सकते हो गिरीश सर हैं, मेंटर हैं, है ना, प्रमोद सर हैं, सौरभ सर हैं, रविकांत सर है, और जितने भी आपको देख रहे हैं ना, सब कोई सब देखो, देख सकते हो यहाँ पे। जैसे रविकांत सर का बात करेंगे तो ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे में रह चुके हैं, रेलवे में बात करा जाए, है ना, यूपीएससी को क्वालिफाई कर चुके हैं, एमपीएससी को क्वालिफाई कर चुके हैं, गेट ऑल इंडिया रैंक में आ चुके हैं। तो सर सबका अगर बात करें, कोई 22 साल का एक्सपीरियंस है, कोई 8 साल का एक्सपीरियंस है, कोई यूपीएससी को क्वालिफाई कर चुका है, कोई गेट को 5 टाइम क्वालिफाई कर चुका है। हर कोई जो है ना इन सभी चीज को क्वालिफाई करके यहाँ पे आया है। अगर मेरा बात करा जाए तो मैंने आपका 2 टाइम गेट क्वालिफाई करा, ऑल इंडिया रैंक में मैंने एसएससी को क्वालिफाई करा, आरआरबी जेईई को क्वालिफाई करा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर को क्वालिफाई करा, यूपीएससी को करा है, राइट। उससे तरह से तो अक्षय सर हो गए, अंकित सर हो गए, श्रुति मैम हो गए, मोनाली मैम हो गए, ऐश्वर्या मैम, यानी कि जितने फैकल्टी मिलेंगे ये आपको बेस्ट टीम मिल रहा है और टॉप 1 मिल रहा है। तो ये सब चीज आप कर सकते हो, सारे सेरेमनी वगैरह देख सकते हो, नंबर 1 हम लोग को अवार्ड वगैरह भी मिला जाता है, राइट। तो यहाँ पे कई सारा ऑनलाइन बेचेज चल रहा है जो आप देख सकते हो। आरआरबी से रिलेटेड देख सकते हो, आरआरबी जेईई का चल रहा है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का चल रहा है, एलपी टेक्नीशियन का चल रहा है, एनटीपीसी ग्रुप डी, है ना, एसएससी का बात करें, एसएससी जेईई का भी चल रहा है, और कई सारा देख सकते हो। तो इन सभी के बारे में आप आराम से इसके बारे में पता कर सकते हो, डिटेल में आपको मिल जाएगा। आप नंबर दिया गया, उस नंबर में कॉल करके सारे इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। ये नंबर दिया गया, इसमें आप कोई भी अगर डाउट हो रहा है वो आप देख सकते हो। और हम लोग का 7 साल बेमिसाल रहा है ना, 7 ईयर से हम लोग टॉप कर रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये टोटल आपका सोशल हैंडल है जिससे आप हम लोग को फॉलो कर सकते हो। और इस तरह के ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे छूटे ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अगर कोई भी डाउट रहे, कोई भी आपको अगर दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और अगर कोर्स चाहिए तो आप उसके रिलेटेड कॉल कर सकते हो, टीम आपसे बात करेगी, पूरा गाइड करेगी क्या करना, और बाकी हम लोग आपके साथ बने हुए हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।